स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। मेरा नाम है निखिल साहू और आप देखना चालू कर चुके हैं ब्यूरो एकेडमी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिम्स्टेक नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि मुख्यतः एक क्षेत्रीय संगठन है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस संगठन की स्थापना, ये क्या काम करता है, इसमें कौन से देश शामिल हुए हैं, कौन से देश इसके मूल सदस्य थे, इन सब बातों का आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ पर मैं जो पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनकी पीडीएफ जो है वो सब डालता रहता हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर वो सब मिल जाएगा फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बहुत ही शानदार फोटो 4th समिट का 2018 में जो हुआ था काठमांडू में, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और यहाँ पर केपी शर्मा ओली जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो बिम्स्टेक है, ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मतलब क्या है। तो इसका पूरा नाम, अगर इसका फुल फॉर्म अगर हम देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब कि यह एक ऐसा संगठन है जो कि बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में आपको मैप पे ले चलता हूं, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बे ऑफ बंगाल ये रहा आपका, ये जो क्षेत्र है बे ऑफ बंगाल, इससे सीमा साझा करते हुए, या ये कह सकता हूं कि तटवर्ती जो क्षेत्र हैं इसके वे देश इस संगठन के सदस्य हैं। अब कौन कौन से सदस्य हैं तो आप देख लीजिए, यहां पर बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है। ये तो हमारे हो गए दक्षिण एशिया के देश। ठीक है, मैप पे अभी आपको दिखाऊंगा। और यहां पर दक्षिण पूर्व मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया के दो देश कौन कौन से, म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य हो गए? 7 इस प्रकार से हो गए। चलिए मैप में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो हो गया इंडिया हमारा, यहां पर आप देख सकते हैं। दूसरा हो गया श्रीलंका, तीसरा हो गया बांग्लादेश, चौथा हो गया नेपाल, पांचवा हो गया भूटान। ये साउथ एशिया की कंट्री हो गए। ठीक है, ये जो कंट्री है ना, ये मैंने आपको 5 गिनाई, ये हो गया साउथ एशिया की कंट्री। अब साउथ ईस्ट एशिया मतलब कि म्यांमार और थाईलैंड, ये जो 2 कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की आती हैं। तो इन 5 और 2 7 को मिलाकर आपका बिम्स्टेक कंट्री बनता है। अभी चलिए एक बार जो हमारी पुरानी वीडियो थी उसको रिकैप करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1985 में, ठीक है, 7 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, उसका नाम था सार्क। ठीक है ना भाई, उसका नाम था सार्क। फिर 2005 में उसमें एक और कंट्री जुड़ गया जिसका नाम था अफगानिस्तान। तो कुल वहां पे 8 कंट्री हो गई। तो सार्क में हो गई 8 कंट्री, ठीक है, और बिम्स्टेक में हो गई 7 कंट्री। अब आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहां पर मतलब कि बिम्स्टेक में आपका अफगानिस्तान नहीं आता है, आपका पाकिस्तान नहीं आता है, आपका मालदीव्स नहीं आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं फिर से दोहरा देता हूं। अफगानिस्तान इसमें नहीं आता है, पाकिस्तान नहीं आता है और मालदीव्स नहीं आता। ये तीनों जो देश हैं जो कि सार्क संगठन में आते थे वो बिम्स्टेक के सदस्य नहीं हैं। आशा करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। ये जो बिम्स्टेक है ना सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के भी संपर्क का काम करता है, बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की परिस्थिति को भी जोड़ता है। देखिए, यहाँ पे आपका हिमालय है और यहाँ पे आपका बंगाल है। तो ये जब सारे देश कोऑपरेशन करते हैं तो इससे न केवल इकोनॉमी बल्कि बहुत अन्य क्षेत्र जो हैं उनमें भी कॉपरेशन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह कुछ की इनके एस्पेक्ट्स हैं जिनमें ये सातों देश कॉपरेशन करते हैं। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मुख्य बात यह है
कि बिम्स्टेक बना कब, तो बिम्स्टेक बना 1997 में, ठीक है। और कहां पर इसकी स्थापना हुई थी, बैंकॉक में। बैंकॉक डिक्लेरेशन, यहां पे देखिए क्या लिखा है, बैंकॉक घोषणा पत्र, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1997 में आपका बिम्स्टेक बना था। उस टाइम केवल इसके 4 देश थे, कौन कौन से थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। इन चारों देशों ने, ये मूल सदस्य हैं इस संगठन के, इन चारों देशों ने 1997 में मिलकर ये संगठन बनाया था। उस समय इसका नाम था BISTEC, ठीक है। बाद में चलकर 1997 में ही म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक EC कर दिया गया, ठीक है ना, बिम्स्टेक EC, ओके। बाद में 2004 आया और नेपाल और भूटान को भारत ने आगे लेकर आया इस संगठन में शामिल करने के लिए। तो उसके बाद इस संगठन का नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। आशा करता हूं कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो पॉइंट है ना, आप अगर याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट जरूर याद करना है। पहला कि 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ इसकी स्थापना हुई थी। 1985 में सार्क संगठन की वो हुई थी, ठीक है ना, सार्क की स्थापना हुई थी। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उद्देश्य की। तो उद्देश्य में देखिए, सार्क में भी लगभग वही बातें थी, बिम्स्टेक में भी लगभग वही बातें हैं। तीव्र आर्थिक विकास हो गया, सहयोग करना है, समानता की भावना, सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग, ये सब ये बातें करते हैं। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि 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 की बातें करते हैं। ये हो गए इसके उद्देश्य। सिद्धांत क्या है, समानता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, ये हमने सार्क संगठन में भी पढ़ा था। तो खैर आप थोड़ा देखिए, ये पॉइंट है ना, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आते होंगे। अगर नहीं आते हैं इन वर्ड के मीनिंग तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपको पॉइंट लिखना आंसर में आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से नंबर मिलते हैं। अगर आप संप्रभुता नहीं लिखेंगे, क्षेत्रीय अखंडता नहीं लिखेंगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। तो इन शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए और कब और कहां पर इनका उपयोग करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्षमताएं क्या क्या हैं, बिम्स्टेक ने अभी तक क्या क्या स्थापित कर लिया है या क्या इसकी क्षमताएं हैं, तो देख लेते हैं वो। देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के मध्य एक सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। मैप में चलते हैं, मैप में देख के समझते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये हो गया आपका दक्षिण एशिया, ठीक है ना। रुक जाइए, पूरा मिटा देता हूँ यहाँ से, हाँ ठीक है, हाँ ये हो गया। तो ये आपका इतना जो पोर्शन है ना, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका हो गया दक्षिण एशिया। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया जिसको कहते हैं। अब ये जो संगठन ये एक ब्रिज का काम करता है कि दोनों जो क्षेत्र हैं वो आपस में सहयोग कर सकें। सहयोग के बहुत सारे पॉइंट है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर ये सारे देशों का हम मिला दें तो इनकी जनसंख्या 1.5 अरब हो जाएगी, वैश्विक आबादी का जो कि 22% है। 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर GDP है अगर सारे देशों को हम साथ में मिला दें, ठीक है, जो कि आर्थिक विकास के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दुनिया के कुल व्यापार का 1/4 मतलब 1/4 मतलब कि 25% प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। तो ये क्षेत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात एक उठ के ये आती है कि बिम्स्टेक की जरूरत क्यों पड़ी जबकि आपके पास सार्क पहले से ही था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसका नाम है सार्क महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है। कौन? बिम्स्टेक। तो कहने का कुल बात यह है कि जो हमारा सार्क था जिसमें कि 8 देश थे साउथ एशिया के, उसमें से एक देश पाकिस्तान हर बार
कोई ना कोई चीज को लेके विटो कर देता था या कोई भी प्रस्ताव को आगे बढ़ने नहीं देता था। इसी में एक आपने सुना होगा कि सार्क सैटेलाइट, ठीक है भाई साहब, सार्क सैटेलाइट छोड़ने की बात कही। भारत ने कहा कि हमारा इसको सार्क सैटेलाइट छोड़ेगा और वो जो भी मैपिंग हो गई या वेदर फोरकास्टिंग हो गई उस चीज को लेकर सारे देशों को अलर्ट करेगा, उनसे जानकारी साझा करेगा। तो ये हमारी तरफ से सारे सार्क देशों को गिफ्ट है। पाकिस्तान ने कहा नहीं भाई, हमको ये गिफ्ट नहीं चाहिए, आप ही रखो। तो फिर क्या हुआ, फिर इसका नाम चेंज कर करके दक्षिण एशियाई सैटेलाइट कर दिया गया उसका नाम, ठीक है ना। तो अब ऐसे जो भी प्रस्ताव रहते हैं, BBIN एक वो था, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था कि भाई सारे जो दक्षिण एशिया के देश हैं वहाँ पर ट्रक की आवाजाही फ्रीली हो पाएगी। तो पाकिस्तान ने वहाँ पर वेटो कर दिया। वेटो नहीं मतलब ऐसा कहते हैं कि वो प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो फिर BBIN मतलब कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इन चारों देशों ने कहा चलो भाई तुम नहीं आ रहा है पाकिस्तान, तुम मत आओ, हम कोऑपरेशन कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी गतिविधियां हो, जो भी ट्रक की आवाजाही हो, वो फ्रीली तरीके से हो पाए, ज़्यादा चेक पोस्ट ना हो, ज़्यादा नाके ना हो। इन चीज़ों को हटाने के लिए BBIN इनिशिएटिव लाया गया, ठीक है। और आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण अब तक जो परियोजनाएं हैं बिम्स्टेक के अंतर्गत वो कौन कौन सी रही हैं। तो देखिए सबसे पहला है कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। यह परियोजना भारत और म्यांमार को जोड़ती है। अब जोड़ती तो है लेकिन कैसे जोड़ती है तो वो मैं आपको मैप में समझा देता हूँ। देखिए ये है इंडिया, यहाँ पे बहुत बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, ये है आपका बांग्लादेश और ये है आपका म्यांमार। अब इस संगठन के माध्यम से तीनों देशों ने एक समझौता करा कि भाई तीनों देशों मतलब कि दोनों देशों, मतलब यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे म्यांमार, इन दोनों ने संपर्क स्थापित करा कि भाई मान लीजिए कोलकाता से कोई चीज़ यहाँ पर जाना है, मिजोरम में जाना है या फिर अरुणाचल प्रदेश जाना है या कहीं XYZ जाना है, तो कैसे जाएंगे? कोलकाता से जाएगी ये चीज़ें, यहाँ से ऐसे होते हुए बड़ा लंबा रूट पड़ जाता है। तो इंडिया ने म्यांमार से संपर्क स्थापित किया और उनसे कहा कि आप हमें यहाँ का आपका सितवे जो पोर्ट है ना उसका एक्सेस दे दीजिए, ताकि हम हमारे माल और जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसको यहाँ से समुद्र के माध्यम से और यहाँ से आपकी ज़मीन के माध्यम से पहुँचा पाएँ, मिजोरम और मणिपुर जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ तक पहुँचाएँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करा इसके माध्यम से। तो इसको कहते हैं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। वैसे ही फिर म्यांमार से होकर भारत थाईलैंड जा सकता है। कैसे जा सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से आपका कोई भी गुड्स एंड सर्विस है तो म्यांमार से होते हुए ये आपका थाईलैंड रहा, तो थाईलैंड जाया जा सकता है। फिर यहाँ पे एक बात और की गई है कि BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, मैंने ये आपको बताया था, तो इसका मैप भी आप देख लीजिए। यहाँ देखिए इंडिया है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर आपका नेपाल है और भूटान है। तो ये चारों देश जब भी अगर आपको गुड्स एंड सर्विस की निर्यात या आयात करना है तो बड़ी आसानी से ये विदाउट चेक पोस्ट यहाँ से होकर गुजर सकते हैं। तो ये एक इसका अचीवमेंट रहा है। अब भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने कहा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हम लागू करेंगे, मतलब कि जो हमारा पड़ोसी देश है उसे हम सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे। तो उसके लिहाज से ही महत्वपूर्ण है। एक्ट ईस्ट 2014 में ही जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाए, जो कि पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, जो कि नरसिम्हा जी द्वारा लाई गई थी 1992 में। उसको 2014 में एक्ट ईस्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास हेतु मैंने आपको बताया कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के माध्यम से हम पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, जो कि जिसको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, उनके विकास पर जोर देंगे। बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से उन देशों को, उन राज्यों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए भी भारत इसका उपयोग करेगा।
ये कुछ मोटी मोटी बातें रहीं जो कि बिम्स्टेक ने अब तक अचीव की हैं या अचीव करेगा। लेकिन बिम्स्टेक के जो समिट कह लें या जो इसका वातावरण है उसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। तो वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बैठकों का निरंतर ना होना। वर्ष 2018 तक मतलब कि 20 वर्षों में केवल 4 समिट हुए। हालांकि कोविड में एक समिट और हुआ था, लेकिन इतने लंबे समय में केवल 4 समिट हुए। ऑन द अदर हैंड आप आसियान का समिट देख लीजिए, प्रतिवर्ष होता है। या फिर आप दूसरी तरफ ईयू का समिट देख सकते हैं। जो भी सफल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें आपने एक प्रवृत्ति देखी होगी कि हर साल मिलते हैं, उनके जो नेता हैं हर साल मिलते हैं। एससीओ देख लीजिए आप, या फिर ब्रिक्स देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण संगठन है जो कि सफल माने जाते हैं। वहीं पे आप बिम्स्टेक को देखिए तो ये इनका बैठकें ही नहीं हो पा रही हैं। फिर सदस्य देशों द्वारा बिम्स्टेक की उपेक्षा करना। जो थाईलैंड और म्यांमार हैं वो बिम्स्टेक की तुलना में आसियान को ज़्यादा महत्व देते हैं। भारत ने बिम्स्टेक को इसीलिए लाया है ताकि वो जो सार्क समिट है उसको काउंटर कर सके, ना कि उसको पूरक के रूप में लाया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, आलोचना है, ये आप लिख सकते हैं। विस्तृत कार्य क्षेत्र, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो बिम्स्टेक है ना वो बहुत ही व्यापक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि। इसके अलावा अन्य 14 क्षेत्रों में भी बिम्स्टेक कार्य कर रहा है। तो आवश्यकता है बिम्स्टेक का कि एक या दो कोई पर्टिकुलर क्षेत्रों में वो काम करें। जैसे कि मैं एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी को लेकर वो काम कर सकता है, या फिर ट्रेड को लेकर वो काम कर सकता है। आप देखेंगे कि ईयू जो हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, या आसियान हो गया, वो ये सब जो है ना इनका मुख्य कनेक्टिविटी है और ट्रेड है, इन पर वो फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सभी में फोकस करना है, पर्यटन में भी कर लिया, सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी कर लिया, कृषि में भी कर लिया, आपदा में भी कर लिया। तो आवश्यकता है कि स्पेशलाइजेशन उसको दिया जाए, स्पेशल कुछ क्षेत्र दिए जाएं जहां पर बिम्स्टेक कार्य करे। सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे, अब देखिए बांग्लादेश और म्यांमार और थाईलैंड, ये एक ऐसे 3 देश हो गए हैं कि जिनके बीच रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं उनको लेकर बहुत ही विवाद चल रहा है। तो उसके कारण कई बार बिम्स्टेक अपना जो अस्तित्व है उसकी बात उठ जाती है उसकी, कि वो फालतू में इसका समिट हो रहा है, क्योंकि इन देशों में कोई कॉपरेशन नहीं है, ऐसा बोला जाता है। फिर मुक्त व्यापार समझौते का अभाव है। 2004 में, आज से सोचिए कितने साल पहले, इस बात की चर्चा चालू हो गई थी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बात चालू हुई, लेकिन आज तक FTA साइन नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है बिम्स्टेक सदस्यों के बीच कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर चीन सक्रिय होते जा रहा है इस क्षेत्र में। तो ये कुछ बातें हैं जो कि बिम्स्टेक के समक्ष महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये जो हमने बिम्स्टेक पढ़ा, ये जो क्षेत्रीय संगठन पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करें, मैं आपको 1 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।